अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। सिंध जी बजट वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां पेश कई वई। सिंध में नए माली साल जी 14 खरब 77 अरब रुपयनि जी बजट पेश थी। सूबाई बजट में गुज़िरियल साल जी भेट में 19.1% वाध पिण थी आहे। बजट में 25.738 अरब रुपयनि जो खसारो बि ॼाणायो वियो आहे। तरक़ियाती ख़र्चनि में हलंदड़ माली साल जी भेट में 41.3% वाध थी आहे। नए माली साल जी ज़िलई ADP जे लाइ 100% वाध पिण कई वई आहे। सिंध में मुलाज़िमनि जी पगार में 20% वाध कई वई आहे, जॾहिं त पेंशन में 10% वाध पिण कई वई आहे। 1 खां 5 ग्रेड जे मुलाज़िमनि जी पगार 25,000 रखी वई आहे। पोरित जो घटि में घटि उजूरो 17,500 मां वधाए 25,000 रखियो वियो आहे, जॾहिं त पगारनि ऐं घटि में घटि उजूरे विच में फ़र्क़ खे ख़तमु करण जे लाइ अलाउंस ॾियण जो ऐलान बि कयो वियो आहे। बजट में सिहत लाइ 172 अरब रुपया मख़सूस कया विया आहिनि। उन खां अलावा तालीम जे लाइ सभ खां वधीक बजट 277 अरब रुपया रखी वई आहे। वबाई मर्ज़नि जो मुक़ाबिलो करण जे लाइ 24.73 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। मकानी खाते लाइ 115 अरब ऐं घरू खाते लाइ बि 115 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। औरतुनि जी भलाई वारे खाते लाइ 600 मिलियन रुपया रखिया विया आहिनि, जॾहिं त उन सां गॾोगॾु समाजी भलाई वारे खाते लाइ 18.75 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। सूबे में अमन अमान क़ाइमु करण लाइ 120 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। तवानाई वारे शोबे लाइ 23.26 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। ज़राअत लाइ बजट में 14.8% वाध कंदे 15.26 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। ज़राअत जे शोबे में तरक़ियाती प्रोग्रामनि लाइ 5 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। तालीम जी बजट में 14.2% वाध थी आहे। सिंध सरकार वधि में वधि रक़म बि तालीम जे शोबे लाइ मख़सूस कई आहे, जंहिंमें स्कूलनि में फर्नीचर जी ख़रीदारी लाइ बि रक़म मख़सूस कई वई आहे। तालीम खाते जी मुलाज़मत दौरान फ़ौती मुलाज़िमनि जी औलाद जी माली मदद जो ऐलान बि कयो वियो आहे, जंहिं त उन सां गॾोगॾु सिंध में बंदि पयल 638 स्कूल खोलण जो फ़ैसिलो बि थियो आहे। नए तालीमी साल में 64 लेबॉरेटरियूं क़ाइमु करण जो ऐलान बि कयो वियो आहे। नए माली साल दौरान 5 नवां पब्लिक कॉलेज क़ाइमु करण जो फ़ैसिलो पिणु कयो वियो आहे। हैदराबाद, जामशोरी, सखर ऐं शिकारपुर में नवां डिग्री कॉलेज क़ाइमु करण जो ऐलान कयो वियो आहे, जॾहिं त उन सां गॾोगॾु जैकोबाद, सांगड़ ऐं उमरकोट में बि नवां डिग्री कॉलेज क़ाइमु करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। बजट मूजिबि कराची, ओलह, कोरंगी ऐं मलीर में पिणु नवां डिग्री कॉलेज क़ाइमु थींदा। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जी बजट बि वधाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। नए माली साल में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन खे 75.2 अरब रुपया मिलंदा। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन 500 खां 800 सरकारी स्कूलनि खे फ़ाल कंदी, जॾहिं त पब्लिक सेक्टर जा 80 स्कूल मशहूर तालीमी इदारनि हवाले करण जो फ़ैसिलो बि कयो वियो आहे। दी एजुकेटर, एलाइड स्कूल्स ऐं ॿियनि इदारनि में 50% फ़ी ते दाख़िला थींदी, जॾहिं त मरियम स्कूल, क्रिसेंट ग्रुप पब्लिक स्कूल ऐं TCF बि उन्हनि में शामिल आहिनि। उन खां अलावा सिहत जे शोबे लाइ बजट में 29.5% वाध कई वई आहे। इंडस अस्पताल जी ग्रांट 2.5 अरब रुपया ऐं उन खां अलावा अस्पतालनि खे वधाइण लाइ 2 अरब रुपया मख़सूस पिणु कया विया आहिनि। SIVT जी ग्रांट में 27% वाध कई वई आहे। अमन अमान जी सूरत हाल बरक़रार रखण जे लाइ 119.97 अरब रुपया मख़सूस कया विया आहिनि। ज़राअत जे शोबे जी बहाली लाइ 3 अरब रुपया पिणु मख़सूस कया विया आहिनि। ज़राअत सां वांगियल औरतुनि लाइ 500 मिलियन रुपया पिणु रखिया विया आहिनि। ज़रूरतमंदनि जी मदद ऐं मईशत जी बहाली जे लाइ 3.9 अरब रुपया मख़सूस कया विया आहिनि। ग़ुरबत जे ख़ात्मे वारे प्रोग्राम तहत नंढनि आबादगारनि खे कर्ज़ ॾिना वेंदा, जॾहिं त उन सां गॾोगॾु बेनज़ीर हाउसिंग सेल तहत घटि ख़र्च वारनि स्कीमुनि लाइ बि रक़म मख़सूस कई वई आहे। 25 एकड़ या घटि ॿनी वारनि आबादगारनि खे सब्सिडी पिणु ॾिनी वेंदी। सिंध में वधीक 125 वाटर कोर्सनि जी लाइनिंग करण जो ऐलान बि कयो वियो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु 2450 जेके एक्शन ते बदल 175 फार्मनि ते ड्रिप एरीगेशन पिणु लॻायो वेंदो। सूबे में 2082 किचन गार्डन क़ाइमु करण जो फ़ैसिलो बि कयो वियो आहे। आबादगारनि खे 600 खां वधीक ज़रई शयूं 50% सब्सिडी ते मिली सघंदियूं। 150 सोलर पावर ट्यूबवेल रायती अघ ते लॻाया वेंदा, जंहिं उन सां गॾोगॾु पावर ड्रिलिंग मशीन ज़रिए 6073 हेक्टेयर ज़मीन ते 300 खां वधीक बोर पिणु कया वेंदा। नंढनि आबादगारनि जी सहायता लाइ बायो फर्टिलाइज़र जी पैदावार पिणु कई वेंदी। क़ौमी वसीलनि जी मॉनिटरिंग जे लाइ बि IS ऐं रिमोट सेंसरिंग सेंटर क़ाइमु करण जो फ़ैसिलो बि बजट में कयो वियो आहे। ज़रई यूनिवर्सिटी टंडो जाम में ॿिज जो मर्कज़ क़ाइमु करण जो ऐलान बि कयो वियो आहे, जंहिं त उन सां गॾोगॾु वाहन ऐं शाख़ुनि में जे कपनि ऐं भरपासे में 25,000 एकड़नि ते ॿेला पिणु पोखिया वेंदा। आपाशी निज़ाम ज़रिए 6,500 एकड़नि ते वणकारी बि कई वेंदी। रोडनि, रस्तनि ऐं वाहन जी बने जे पासनि में पिणु वण पोखण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। उन खां अलावा मानसून बरसातुनि में ऑपरेशन ऐं रिलीफ शयुनि जी
ख़रीदारी लाइ बि रक़म मख़सूस कई वई आहे। ड्राइविंग लाइसेंस लाइ डिविज़नल सतह ते 5 सेंटर क़ाइमु करण जो बि ऐलान कयो वियो आहे। सूबे जे 21 ज़िलनि में औरताणा पुलिस थाणा क़ाइमु करण जो फ़ैसिलो बि कयो वियो आहे। सिक्योरिटी ऐं गश्त लाइ पुलिस लाइ वधीक गाॾियूं ख़रीद करण जो बि ऐलान कयो वियो आहे। ख़िदमतुनि ते सिंध सेल्स टैक्स जी नाकारी लिस्ट मुतारिफ़ कराइण जो बि फ़ैसिलो कयो वियो आहे। मजबूरी तौर ते अॼु सिंध हुकूमत पारां जेका बजेट पेश कई वई उहा वाज़ तौर ते आवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ बहितर नज़र अचे पई, पर उन ते अमल केतिरो थींदो या गुज़िरियल बजेट ते केतिरो अमल थियो आहे, इन सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन किया है नामेरा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर अयूब मेहर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, आज जो सिंध हुकूमत ने बजट पेश किया है उसमें हमें नजर आया है कि 20% सरकारी जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में इजाफा किया गया है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे हमें फैसले नजर आते हैं जिससे ये लगता है कि ये किसी न किसी हद तक वफाकी हुकूमत से इस लिहाज से बेहतर है कि क्योंकि उस तरफ हमने देखा कि वफाकी हुकूमत ने कारोबारी तबके को मराद देने की कोशिश की, पर यहाँ पर आम लोगों के लिए भी कुछ है। आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, मैं इस आपकी राय से ज़ाहिर है डिसएग्री नहीं कर सकता। बिल्कुल सही आपने ओपिनियन डेवलप किया है इसमें, लेकिन देखिए 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इसको समझने के लिए। पहली बात यह कि जो सूबाई बजट होते हैं, क्योंकि सूबाई बजट में देखें जो मेन फेडरल बजट में एक्सपेंडिचर होते हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर होते हैं या डेट रिडम्पशन या इंटरेस्ट पेमेंट होती है, सूबाई हुकूमत है उसमें ये चीज़ें नहीं होती। उनके मेन हेड जो होते हैं वो हेल्थ एक्सपेंडिचर, एजुकेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट होते हैं। उनको उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। यहाँ इन चीज़ों पे फोकस नज़र आ रहा है बजट के फिगर में, दैट्स गुड थिंग। और जो इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, मिनिमम वेज में इन्होंने विफाक की निस्बत ज़्यादा बेहतर अमाउंट एक सेट किया है, उसके मल्टीपल पहलू हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। एक तो आप ये देखें उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अगर मैं ये मेंशन करूं कि 1972 से लेकर आज तक चाहे फेडरल में या प्रोविंस में, अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट किसी भी प्रोविंस में आई है या फेडरल में आई है तो उसकी एक आइडियोलॉजी, उसकी एक थॉट है जो ज़ाहिर है नून लीग से या पीटीआई से डिफरेंट होगी। उसमें जब भी उनकी हुकूमत होती है किसी भी प्रोविंस में, सिंध की बात नहीं कर रहा, किसी भी प्रोविंस में या फेडरेशन में, फेडरल गवर्नमेंट में, तो वो प्रो वर्कर या प्रो लेबर होते हैं। एम्प्लॉयमेंट का साइज बढ़ाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, सैलरीज। इवन गवर्नमेंट जब ये फेडरल में थे तो फेडरल गवर्नमेंट में भी इन्होंने सैलरीज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की काफ़ी बढ़ाई थी, सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ किया था। मैं इस पर बात नहीं कर रहा कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। जाहिर है एक जगह आप कुछ बेहतरी करते हैं तो दूसरी जगह उसकी कोई कॉस्ट पे करनी पड़ती है, लेकिन ये प्रो वर्कर या प्रो लेबर रहते हैं, वो इनकी पार्टी की शायद एक थॉट या आइडियोलॉजी कह लें। दूसरी साइड पे ये होता है कि जब आप एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो सूबों के रेवेन्यू होते हैं, जब खर्च करते हैं तो रेवेन्यू का सोर्स भी होना चाहिए। सूबों के जो रेवेन्यू हैं वो उनका मेजर पार्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से आता है, फेडरेशन से ट्रांसफ़र होता है डिविजिबल पूल ट्रांसफ़र के ज़रिए, जिसका फार्मूला जो है एनएफसी अवार्ड में डिसाइड हुआ करता है। सिंध गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आने होते हैं उसके टोटल जो रेवेन्यू की कलेक्शन होती है उसमें 70% से ज़्यादा जो सोर्सेज होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से सिंध को ट्रांसफ़र होते हैं। ये जहन में रखना चाहिए। इस मरतबा शायद थोड़े से और उसमें 72 या 73% फेडरल गवर्नमेंट से वो पैसे सिंध गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उसमें उस लिमिटेशन में रहना होता है। अगरचे सिंध में जो कलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल टैक्सेस है वो अगर रेशो के हिसाब से देखा जाए तो दूसरे सूबों से कुछ ज़्यादा है। ये सर्विसेज पर कलेक्शन ज़्यादा करते रहे हैं, उसके बावजूद बहरहाल एक खर्चे का बटन ये बढ़ेगा इनके ऊपर। दूसरे सूबों में वो बटन इस तरह से नहीं बढ़ेगा। तो वेलफेयर ओरिएंटेड ज़रूर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सूबे को मज़ीद अपने इनकम के रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे, उस तरफ एक फोकस करना ज़रूरी होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इसमें हम देखते हैं ज़ाहिर कुछ दिन पहले भी मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमेशा से इस तरह की बातचीत होती रहती है कि जो एक डिविजिबल पूल है उससे कम पैसे मिलते हैं, और आज भी बजट की शुरुआत में यही बात हुई कि तकरीबन 70 अरब के करीब कम उनको पैसे मिले हैं, और दूसरी तरफ जो वफाकी जो स्कीम्स हैं उसमें भी नज़रअंदाज किया जाता है। तो क्या इन चीज़ों से भी फर्क पड़ता है वाज़ेह तौर पर, या जो वफाकी हुकूमत इस वक्त बात कर रही है कि हम डायरेक्टली काम करना चाह रहे हैं क्योंकि ये लोग ये पैसा इस तरह से खर्च करते हैं, तो वो मौक़िफ़ उनका दुरुस्त है?
देखिए, पहली बात ये है कि मैं थोड़ा-सा मुझे टाइम दीजिएगा। इस विफाक से जो पैसे आते हैं सुबह की तरफ जो ट्रांसफ़र होते हैं वो 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में होते हैं। एक जो सप्लाई साइड जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, वो डिविजिबल पूल ट्रांसफर्स जो होते हैं, जो कलेक्शन ऑफ टैक्स होती है, फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, फिर सुबह को ट्रांसफ़र करती है। एक डिसाइडेड फार्मूला होता है, वो फार्मूला एनएफसी अवार्ड में डिसाइड होता है। उस फार्मूले के मुताबिक पैसे दे दिए जाते हैं। उनके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट को यह हक नहीं पहुँचता कि वो पूछे कि ये आपने किस तरह से खर्च किए हैं। वो बजट फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद बनाती है, वो जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट के जो टैक्स रेवेन्यू हैं वो 17% बढ़े हैं इस बजट में। हम्म। लेकिन जो डिविजिबल पूल ट्रांसफ़र होते हैं, जो प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो 21% इज़ाफ़ा हुआ है। पिछले साल सुबह को जो दिए गए थे, उससे 21% सुबह को ज़्यादा दिए जा रहे हैं। लेकिन सिंध को जो ज़्यादा मिल रहे हैं, वो 21 नहीं, वो 14% ज़्यादा मिल रहे हैं। केपी को, पंजाब को 17% मिल रहे हैं। केपी और बलूचिस्तान को का शेयर ज़्यादा बन रहा है, लेकिन उस पे हम ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं कर सकते कि सिंध में ग्रोथ ज़्यादा नहीं आ रही उसमें, इसलिए कि वो फार्मूला डिसाइडेड है। जब डिसाइड हुआ था तो ज़ाहिर है सिंध के नुमाइंदे भी थे उसमें मौजूद थे, वो उनका अपना डिसाइड किया हुआ फार्मूला था। उस फार्मूले के मुताबिक सिंध में जो ग्रोथ आई है एनएफसी अवार्ड में शेयर में, वो उस हिसाब से नहीं आई जिस तरह दूसरे सूबों में आई है। दूसरा जो होता है वो ग्रांट्स होती हैं जो फेडरल गवर्नमेंट देती है। उस ग्रांट में पंजाब को तो इस दफ़ा 0 ग्रांट मिली है, सिंध को 19 बिलियन मिली है। सबसे ज़्यादा ग्रांट जो मिली है बलूचिस्तान को 10 बिलियन मिली है, सबसे ज़्यादा केपी को मिली है जो 77 बिलियन रुपीस मिली है। वो ग्रांट फेडरल गवर्नमेंट का अपना डिसीजन होता है, उस पे भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आप कह सकते हैं कि उसको इग्नोर किया, उसको कम दिया, लेकिन उस पे कोई लीगल आपका राइट नहीं बनता किसी सूबे का। तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट जिस पर डिस्प्यूट अभी मौजूद है, वो है डेवलपमेंट फंड को ट्रांसफ़र करना। जब हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट वर्क की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन, उसमें मैचिंग ग्रांट का कंसेप्ट होता है। प्रोविंस भी ग्रांट्स में शेयर करता है, फेडरल गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है, दोनों मिलकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। लेकिन उस प्रोजेक्ट की जो एग्जीक्यूशन होती है, वो एग्जीक्यूशन टोटली प्रोविंस के पास होती है। डेवलपमेंट वर्क होता है, फेडरल गवर्नमेंट पैसे ट्रांसफ़र करती है, एग्जीक्यूट प्रोविंस करता है। शिकायत ये आ रही थी कि 2 तरह की शिकायत आ रही थी सिंध के मुतालिक, और ये बजट तो अब आया है ना, ये शिकायत तो 6 महीने साल से पहले काफी पहले के से ये चीज़ें मीडिया में आ रही थी कि या तो सिंध गवर्नमेंट उन पैसों को यूटिलाइज़ नहीं करती, एग्जीक्यूट नहीं करती, दूसरे सूबे पैसे यूटिलाइज़ करते हैं, वो पैसे अनयूटिलाइज़ रह जाते हैं, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रही कि एग्जीक्यूट ही नहीं करते ये लोग। दूसरा ये था कि उसमें करप्शन हो जाती है। अगर ये शिकायत थी, तो उसका ये हल नहीं होता कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पीएसडीपी में जो पैसे सिंध को आपको ट्रांसफ़र करने हैं, वो ट्रांसफ़र ना करें। अभी भी सिंध के डेवलपमेंट के लिए पैसे पहले से ज़्यादा रखे गए हैं डेवलपमेंट के लिए, लेकिन पीएसडीपी का जो हेड है उसमें कम रखे गए हैं। जब पीएसडीपी का हेड की बात होगी तो थ्रू प्रोविंस जाना पड़ेगा। बाकी ज़ाहिर जो वो डायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पर खर्च किया जाए उस हवाले से। अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा इस पर भी आगाह कीजिएगा। अब ज़ाहिर एक तरफ तो आज हमने सिंध हुकूमत का बजट देख लिया, जो इस दफ़ा बजट हमारे सामने आया है और जो वफाकी हुकूमत ने एक तासुर पैदा किया है, ज़ाहिर जो एक तबका है वो तो बहुत ज़्यादा खुश है और उसके कमेंट्स मुसलसल हमें टीवी पर नज़र आ रहे हैं। जो भी हम देख रहे हैं कि कारोबारी हजरात हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, वो भी बड़े लेवल के, छोटे लेवल को नज़रअंदाज किसी हद तक किया गया है। आप किस तरह से देख रहे हैं जो वफाकी बजट पेश किया गया और उसमें जिस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन का जो इस दफ़ा टारगेट रखा गया है, और जो पिछली दफ़ा हमने रेवेन्यू कलेक्ट किया है जिसको भी कहा जा रहा है कि 4000 अरब से ज़्यादा ये माइलस्टोन है जो वफाकी हुकूमत ने हासिल किया है, उसका तरीक़ेकार क्या था और ये तरीक़ेकार क्या है? क्या इससे डायरेक्टली अवाम इफेक्टेड नहीं होंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मसला ये होता है मेरा साहब, आपने भी मिसाल दी कि मीडिया में भी कमेंट्स आ रहे हैं एक तबके के, अप्रिशिएट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, कारोबारी तबका भी अप्रिशिएट कर रहा है। मसला एक प्रॉब्लम मैं नोट कर रहा हूँ, मुसलसल नोट कर रहा हूँ, बजट से रिलेटेड ख़ास तौर पे, कि लोग जो कमेंट्स कर रहे होते हैं, जो एनालिसिस दे रहे होते हैं, वो बजट स्पीच का दे रहे होते हैं, जो बजट स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर असेंबली में करते हैं या बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बजट के डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर एनालिसिस नहीं किया जा रहा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बजट स्पीच है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है अपनी जगह,
लेकिन वो बजट नहीं है। स्पीच बहुत अच्छी थी उनकी, बजट डॉक्यूमेंट्स में होता है। अब जब डॉक्यूमेंट्स में जाएं तो सबसे पहले जो मुझे वायोलेशन नज़र आ रही है अनफॉर्चुनेटली, कि टैक्स कलेक्शन तो आपने बढ़ा दी 17%, आपकी जीडीपी का ग्रोथ रेट आप कह रहे हैं 5% होगा। अगर टैक्स टू जीडीपी रेशो कांस्टेंट रखी जाए तो टैक्स में ग्रोथ 5% होनी चाहिए थी। जब आप टैक्स में ग्रोथ 17% ले जा रहे हैं, 12% ज़्यादा ले जा रहे हैं, तो आपने मजीद टैक्स तो कलेक्ट कर रहे हैं आप ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं। लोगों की इनकम इस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से टैक्स की कलेक्शन बढ़ रही होगी। तो वो उसके लिए अगर आप नए टैक्स नहीं लगा रहे तो इसका मतलब है जो पुराने एग्जिस्टिंग टैक्स होल्डर हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उन पे बर्डन बढ़ेगा। नेट बढ़ाएंगे अगर तो कुछ लोगों पे बर्डन बढ़ेगा, इकोनॉमी पे टैक्स का बर्डन तो आएगा, वो क्लियर करना ज़रूरी है। किसी ने पूछा भी था फाइनेंस मिनिस्टर साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एडमिट किया कि बिल्कुल कुछ चीज़ों पर टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा। और जब बजट के डॉक्यूमेंट देखें तो मेरे अपनी कैलकुलेशन ये है कि सिर्फ पेट्रोलियम पर 20 से 25 रुपए पर लीटर इजाफा करना पड़ेगा ओ, उस पे जो टैक्स का अमाउंट कलेक्शन का लिखा गया है। तो पर लीटर तकरीबन ये आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह और चीज़ों पे भी कीमतें बढ़ेंगी, जाहिर है। चीज़ों जीएसटी बढ़ा है, टैक्स कलेक्शन तो 17% बढ़ी है, लेकिन हुआ क्या है, जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो इनकम पे टैक्स लगते हैं, उनमें कलेक्शन 5% बढ़ी है। जीएसटी 31% बढ़ा है, उसकी कलेक्शन 31% बढ़ी है पिछले साल से। जीएसटी पे टैक्स कलेक्शन के बढ़ने का मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ेंगी। तो पॉवर्टी को कम करने की तो फिर बात ना करें, परोपर बजट तो फिर नहीं हुआ ना। और दूसरा ये कि इंडस्ट्रियलिस्ट हजरात को समझना चाहिए कि इस बजट में 2.8 ट्रिलियन रुपीस के इक्वल फॉरेन करेंसी में एक्सटर्नल लोन लेने का जिक्र किया गया है बजट को फाइनेंस करने के लिए। 2.8 ट्रिलियन रुपीस की बात कर रहा हूँ, बिलियन में नहीं। 2.8 ट्रिलियन रुपीस एक्सटर्नल बोरोइंग करनी होगी, और 1 बिलियन से ज़्यादा जो पब्लिक की नेशनल सेविंग में सेविंग्स होती हैं, 1 ट्रिलियन से ज़्यादा, उन सेविंग को डोमेस्टिक फाइनेंस में या बैंक बोरोइंग के ज़रिए यूज़ किया जाएगा डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए। मतलब क्या हुआ कि जो सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं होंगी। स्टॉक मार्केट अगर आज इम्प्रूव हो रही है, 2.5% कैपिटल गेन टैक्स कम कर दिया गया है, तो सेविंग कम होने से इन्वेस्टेबल फंड्स भी कम हो जाएंगे, वो ज़्यादा बड़ा नुकसान है। अच्छा, ये हमें तो चीज़ें कंसिडर करनी होंगी। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है, आपने जो चीजें ऐड की, अब दूसरा जो इस वक्त हमारे सामने एक दूसरी चीज आ रही है हुकूमती हलकों के हवाले से भी, और जो हमने देखा कि जिस पर काफी जो माहिर थे उन्होंने भी एतराज किया, जो इस दफा जीडीपी दिखाई गई है और आने वाले साल जो टारगेट रखा गया है, तो अब आप क्या समझते हैं, आपका तजुर्बा इस हवाले से क्या कहता है कि अगर वाकई ये सस्टेनेबल है तो टारगेट फिर 5 होना चाहिए था या उससे ज्यादा होना चाहिए था, या फिर ये इस वक्त भी हुकूमत समझती है कि ये सस्टेनेबल नहीं है? नहीं, अगर उसको कलेक्शन का टारगेट आप बढ़ा रहे हैं और जीडीपी ग्रोथ रेट कम है और बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, 12% जीडीपी ग्रोथ रेट से 12% ज़्यादा बहुत बड़ा टारगेट है। वो अगर कलेक्शन की जाएगी तो वो नए जब आप टैक्स नहीं लगा रहे तो बिल्कुल क्लियर ये चीज़ हो गई कि जो पुराने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन पे टैक्स बर्डन बढ़ेगा, टैक्स रेट तो नहीं बढ़ाया। कलेक्शन का कोई मैकेनिज्म बनाएंगे कि उनसे कलेक्शन ज्यादा होगी। अगर कलेक्शन उन पे ज्यादा होगी तो आप वो नेगेटिव होगा, और जो डोमेस्टिक सेविंग को आप डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए यूज करेंगे उसकी वजह से तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को नुकसान होगा, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी। और एक तरफ से इंडस्ट्रियलाइजेशन रुकेगी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होंगी। दूसरी तरफ जीएसटी का रेट बढ़ने से, जीएसटी की कलेक्शन बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ना और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना, यही तो दो इंडिकेटर होते हैं जो अल्टीमेटली पॉवर्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रो पुअर या जो कह रहे हैं कि इंक्लूजिंग सस्टेनेबल ग्रोथ का लफ्ज यूज किया गया है, वो अचीव नहीं होगा, वो अचीवेबल नहीं है।
ठीक है। अब डॉक्टर साहब, तो इससे कम से कम जो ये तासुर दिया जा रहा है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कारोबारी तबके के हवाले से, या फिर अब ये कोशिश की, अब ये बताया जा रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात हुकूमत करती थी मैनिफेस्टो से लेकर इलेक्शन कैंपेन से लेकर इस वक्त तक, तो इस वक्त है कि मौके मुल्क में पैदा होंगे, इसकी क्या कोई उम्मीद लगाई जा सकती है इस बजट से? मौके पैदा करने का इनको पूरा मैकेनिज्म या मेरे ख्याल डिटेल बतानी चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टो में जो पहला या दूसरा पॉइंट था बिफोर इलेक्शन इवन, उसमें ये था कि टैक्स में हम बर्डन जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस से इनडायरेक्ट टैक्सेस पर शिफ्ट करेंगे। बिल्कुल उस अपने मैनिफेस्टो की वायोलेशन, अपने ही मैनिफेस्टो की वायोलेशन इस तरह से हुई है कि डायरेक्ट टैक्सेस में इंक्रीज है 5%, जीएसटी में इंक्रीज है 31%। तो वो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस दुनिया भर में इकोनॉमिस्ट को पता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो ज़्यादा बर्डन होता है वो लोअर इनकम ग्रुप पे पड़ता है, लोअर क्लास पे ज़्यादा बर्डन पड़ता है। वो रिग्रेसिव टैक्सेस कहलाते हैं, वो पुअर्स के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं एज कम्पेयर टू द रिच क्लास। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अयूब मेहर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हिक पासे सिंध हुकूमत पारां बजट पेश कयो वियो आहे, जेको डॉक्यूमेंट साम्हूं आयो आहे बजट जो, उनमें जेको सरकारी नौकरियूं कंदड़ पेशो आहे उनखे बि मराहतूं ॾिनियूं वियूं आहिनि, उन्हनि जी पघारनि में बि वाध कई वई आहे। ॿिए पासे जेके कुझु शयूं आहिनि उनखे पॉज़िटिव ॾिठो पियो वञे एज़ कम्पेयर टू जेको आहे वफ़ाक़ी हुकूमत जी बजट हुई, जंहिंमें मुकमल तौर ते कारोबारी तबक़े खे कंहिं न कंहिं हद ताईं रिलीफ ॾिनो वियो, पर आम आवाम जे लाइ को रिलीफ नज़र न आयो। उन सां कंपेयर कजे त जेका सिंध हुकूमत जी बजट आहे उन में आम आवाम जे लाइ कंहिं ताईं बहितरी असांखे नज़र अचे। इन खां पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं अॼु क़ौमी असेंबली में पेश आयल वाक़िअनि जे हवाले सां। वक़्त ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार प्रोग्राम जे हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं अॼु जेके मंज़र क़ौमी असेंबली जा साम्हूं आया आहिनि। क़ौमी असेंबली जे इजलास दौरान अपोज़िशन लीडर जीअं ई तक़रीर लाइ पहुतो त हुकूमती मेंबरनि पारां सख़्त नारेबाज़ी कई वई आहे, उन सां गॾोगॾु गुथनि लफ़्ज़नि जो इस्तेमाल बि कयो वियो आहे। न सिर्फ़ु एतिरो पर बजट बुक हिक ॿिए खे पिणु हया विया आहिनि। जेके अफ़सोसनाक मंज़र अॼु क़ौमी असेंबली में नज़र आया आहिनि उन ते हर पासे खां हिन वक़्त ताईं मज़म्मत थिए पई, पर हुकूमती पार्टी आहे जो उहा हिन वक़्त ताईं ख़ामोश आहे ऐं उनखे डिफेंड करण जी कोशिश कई पई वञे। हीउ मामिलो गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां असांखे नज़र आयो जॾहिं फवाद चौधरी पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस में ॿुधायो वियो त अगरि वफ़ाक़ी हुकूमत खे बजट पेश करण दौरान अपोज़िशन पारां एहतजाज कयो वियो त अपोज़िशन खे बि का तक़रीर करण न ॾिनी वेंदी, ऐं उहा ई ॻाल्हि शाह महमूद कुरैशी पारां बि वरजाई वई त अपोज़िशन लीडर खे बि तक़रीर करण न ॾिनी वेंदी। हीउ मुल्की तारीख़ में पहिरियों भेरो आहे जो पार्लियामेंट अंदरि हुकूमती मेंबरनि पारां अहिड़ी हरकत कई वई आहे जेका अॼु सूरत हाल नज़र आई। यकीनन उहा इंतहाई अफ़सोसनाक आहे। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सिद्दीक़ साजिद साहब, ऐं उन सां गॾोगॾु मूं सां मौजूद आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब। सिद्दीक़ साहब, आपसे शुरुआत करूंगा, बताइएगा आज ये जो मनाजिर हमारे सामने है, पहली दफा हमने देखा है कौमी असेंबली में अब जब अपोजिशन लीडर बात कर रहा तो हुकूमती अरकान का ये रवैया हो। जी बिल्कुल, ये तमामी सामने आई है। सिंध असेंबली में भी एहतजाज हो रहा था, लेकिन जो एहतजाज हुआ है कौमी असेंबली में, ये जब से मैं पार्लियामेंट कर रहा हूँ 94 से, ऐसा एहतजाज, ऐसा हंगामा, हुल्लड़बाजी, दस्तमदेल और ऐसा रवैया मैंने नहीं देखा। और इसकी जुम्मेदार आज मुकम्मल तौर पर हुकूमत थी। यानी कि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मैं वो दोहरान सकता जो ऐवान में ख़वातीन अरकान की मौजूदगी में दोहराए जा रहे थे। नंगी गालियाँ दी गई, गलीज गालियाँ दी गई और इंतहाई शर्मनाक हरकत भी हमने ख़वातीन के साथ देखी हैं। और फिर किताबें फेंकी गई, मलाइका बुखारी पादमा सेक्रेटरी जख्मी हुई, सिक्योरिटी वाला स्टाफ जख्मी हुआ और इसके बाद सेनेट के स्टाफ को बुलाया गया। मेरा ऐसा ये नाकाबिले यकीन एक सूरत हाल थी और इसकी सबकी जिम्मेदारी बिल्कुल हुकूमत के ऊपर आयद होती है। हुकूमत वक्त का फर्ज होता है कि जब बजट सेशन हो या वैसे भी अगर सेशन हो रहा हो, ऐवान का माहौल
और सुकून रखना, वो सबकी जिम्मेदारी स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमत वक्त पर होती है। अपोजिशन का तो काम ही तरकीब है, लेकिन इस तरकीब का मतलब अगर अपोजिशन की तरकीब को हुकूमत बर्दाश्त ही नहीं करती तो फिर हालात ऐसे होंगे जो आज हुए। और हैरत अंगेज देखें, आप फुटेजेस देखें, वीडियोस देखें, हमने भेजी हुई है, देखिए, ये इनको चलाएं, लोगों को दिखाएं कि उनके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं। और फिर मिराज साहब, ये भी एक अजीब मंजर था, वफाकी वुज़रा ममलकत खुद नारेबाजी में शरीक हैं, डेस्क बुझा रहे हैं, लोगों को तरीके बता रहे हैं, किताबें फेंकी जा रही हैं, बजट बुक्स फेंकी जा रही हैं, आइन की किताबें फेंकी जा रही हैं, और स्पीकर मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आए हैं और बार बार इजलास मुलतवी करते रहे। और एक मरतबा ऐसा मौका भी आया कि शहबाज शरीफ को एक किताब रखते रखते बच्चे उनको बड़ी मुश्किल से वहां से निकाला गया। ये जो सूरत हाल है, ये बिल्कुल इसकी जो जिम्मेदार है वो हुकूमत है। और हुकूमत ने आज जिस तरह इस ऐवान का तकद्दस पामाल किया है, जिसके बालादस्ती के नारे लगाते हैं और जिसके नाम के ऊपर ये बात करते हैं, आज ये तकद्दस पामाल किया गया। और बिल्कुल ये जो हालात और पूरी कौम ने जो देखे हैं, वो इंतहाई जो है वो सूरत हाल आप कह सकते हैं कि किसी तौर पर भी ये हम सब के लिए शर्म का बायस है। ये वाली सूरत हाल पूरे कौम भी, वोटर भी इन लोगों को कि हम इन नुमाइंदों को अपने ईवानों में भेजते हैं जिनको ना माँ बहन का ख्याल है, ना ईमान के तकद्दुस का ख्याल है। और बिल्कुल जो आखिर में फिर ही बात करूंगा कि इसकी सबकी जो जिम्मेदारी है हुकूमत वक्त है। अच्छा सिद्दीक साहब, थोड़ा सा ये आगाह कीजिएगा, जो मनाजिर हमने देखे, ज़ाहिर हमने ये भी देखा कि सिक्योरिटी वाले भी वहां पर पहुंच गए, उन्होंने कोशिश की कि किसी न किसी तरह से जो मुल्क के नुमाइंदे हैं उनको वहां से हटाया जाए या जो सूरत हाल पैदा हुई। तो इसके बाद क्या इस वक्त कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है पीटीआई की हायर अथॉरिटीज की तरफ से, खान साहब की तरफ से, आपके जो आज कुछ हुआ है उसके लिए कोई इकदामात उठाने चाहिए, या फिर स्पीकर साहब को अगर ये मालूम था तो वो कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे थे, या सब कुछ ये प्री प्लान था? जो सार्जेंट एट आर्म्स होते हैं, ये मुसल्ला नहीं होते, उनके पास डंडे नहीं होते, उनके पास असला नहीं होता, उनके पास लाठियां नहीं होती, ये बेचारे कितना रोकते हो। एक दीवार बनाकर हुकूमत और अपोजिशन के अरकान के दरमियान खड़े हुए थे और वो लोगों को रोकने की तरफ एक दूसरे के हुकूमत अरकान को अपोजिशन की जानब लाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसी कोशिश के दौरान एक एहलकार आसिफ कियानी जख्मी हुआ, किताबें फेंकी जा रही थी, लेकिन वो फिर सैड का जो सिक्योरिटी स्टाफ है उससे मदद मांगी गई। लेकिन ज़ाहिर अच्छी खासी तादाद 100-150 ऐलान जो 200 के करीब अरकान जो मौजूद थे, ख़वातीन में मशहूर थी, ऐसे में कैसे कंट्रोल होता। अब देखें, तो शाह चौधरी ने ट्वीट किया और तमाम की तमाम जो जिम्मेदारी है गाजी अली नवाज जो अली जहर परेज हैं उनके ऊपर, और कहा कि उन्होंने ऐसी हत्या की गालियां दी, ऐवान का माहौल खराब हुआ, फिर हमारे अरकान मुश्किल हो गए और उसके बाद सूरत बताई। अरे भाई आप फुटेज देखो, राज भाई फुटेज देखो, उसमें शाह चौधरी क्या कर रहा है, उसमें शफकत महमूद क्या कर रहा है, उसमें परवेज खट्टर क्या कर रहा है, उसमें शाह महमूद कुरैशी क्या कर रहा है, अली मीन गंडापुर क्या कर रहा है, ये सारे गुजरा और सब इंस्टीट्यूट किस तरह लोगों को कर रहे हैं, मुराद शरीफ क्या कर रहा है, ये सारी चीजें ये फिर वो अली नवाज अवान मामले खसूसी सीडीए का उसने तो हद कर दी, बीप लगानी पड़ी बार बार जो है वो वीडियो को देखने के लिए, नंगी गालियां, गलीज गालियां। आप फिर अपोजिशन ने भी काम नहीं किया, अपोजिशन की जानब से भी जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो भी किसी तौर पर भी हम उसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ये एक स्याह दिन था पार्लिमानी तारीख का, शर्मनाक दिन था जिस तरह आज रौंदा गया इस ऐवान के तकद्दुस को। और अब हुकूमत लोग जो मर्जी कर ले, मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिप्टी पार्लिमानी लीडर है शाह महमूद कुरैशी, वो कह रहे हैं कि ये आवाम के माहौल का जो तकद्दस है हम उसी सूरत में बरकरार रखेंगे अगर अपोजिशन हमारी बात सुने। बदला ये दिया है कि चूंकि शौकत तरीन को बजट तकरीर करने में मुश्किलात पेश आई, एहतजाज अपोजिशन करती रही, तो लिहाजा हम अपोजिशन लीडर की तकरीर नहीं सुनेंगे। ये कल भी मुनाज़र हम देखेंगे, आने वाले दिनों में भी देखेंगे। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तकरीर करनी है मिराज साहब, ये माहौल ऐसे नहीं रुकेगा। अच्छा एक और बदले की बात सुन ले, रात गए स्पीकर कौमी असम्बली ने एक SOP भिजवाया, राब्ताकार भिजवाया, हुकूमत और अपोजिशन के इसको दस्तखत करें कि कोई हुल्लड़बाजी नहीं करेगा, नारेबाजी नहीं होगी, पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। बाकी लेकिन उन सबके बावजूद ये हुआ, उसको किसी ने नहीं माना और स्पीकर तो इंतहाई बेबस नजर आए। या तो वो समझ लें कि हुकूमत का हिस्सा है, इसी वजह से उन्होंने ऐवान को जिस तरह आज चलाया है और जो सार्जेंट एट आर्म्स बुरी तरह नाकाम हुए हैं, आप तस्वर भी नहीं कर सकते। मुकम्मल तौर पर बदअमनी, लाताल्लुकी और इंतहाई गलत तरीके से सारी सूरत हाल को हैंडल किया गया और जिसकी वजह से ये सारी की सारी सूरत हाल पैदा हुई। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शाहीन कुरैशी साहब अगर मौजूद हैं,
अब शाहीन साहब बताइएगा, ये जो सूरत हाल हमें सिद्दीक साजिद साहब ने बताई है और जो कुछ आज हमने देखा है नेशनल असेंबली में, जिस तरह की सूरत हाल थी, आपकी क्या राय है इस पर? मैं सिद्दीक साहब की राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। और वो क्योंकि वहाँ पर कवरेज कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 94 के बाद वैसे वो कवरेज कर रहे हैं असेंबली की, उन्होंने इतनी गलीज नंगी गालियाँ और इतनी बेहूदगी कभी नहीं देखी। और उसकी जिम्मेदारी बिलाशुबा दुरुस्त तौर पर उन्होंने पीटीआई की हुकूमत पर और स्पीकर पर डाली है। मैं 100% इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मैं इस बात को समझने की एक कोशिश करना चाहता हूँ कि ये हवाओं में फजाओं में कोई वाक़या नहीं हुआ। इसकी पेशबंदी एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फवाद जो है अपना चौधरी, उन्होंने वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें हिंट करा दिया था कि हम तकरीर नहीं करने देंगे। और इस तरह का जो है फजा हुकूमत की जानिब से एक वफाकी वजीर ने इजलास शुरू होने से पहले पैदा कर दी थी। और वही वफाकी वजीर इससे पहले सिंध में जाकर सिंध के मामलात में मुदाखलत और सिंध के वजीर आला को चैलेंज कर और तमाम चीज़ों में कि दफ़ा फलानी जो है आइन के आर्टिकल की फलानी दफ़ा को सुप्रीम कोर्ट ये करे। मैं समझता हूँ कि ये दीदा व दानिस्ता जिस सियासी जो बेचैनी और अफरा तफरी को फवाद चौधरी जैसे लोग लेके जा रहे हैं, वो इमरान खान के एजेंडे में शामिल है। और मैं इसके लिए दलील और इस्तदलाल ये पेश करूंगा कि जिस तरह कादिर मंदोखेल पर थप्पड़ मारा और उसके अंदर इवन असेंबली के अंदर अली अहमद खान जैसे लोगों ने भी ये कहा कि हम शर्मिंदा हैं, लेकिन ना पीटीआई की तरफ से ना वजीर आजम इमरान खान की तरफ से मजम्मत हुई कि एक मुंतखब आदमी को आप थप्पड़ कौमी मीडिया के सामने, कैमरों के सामने, स्टाफ के सामने मार रही हैं। गाली दी है उन्होंने भी, एक खातून होने के नाते गाली दी है। किसी पीटीआई ने, किसी हुक्मरान ने, किसी वो यहाँ अब पहले मरकज में थी, अब सूबाई पंजाब की वो हैं मीडिया को कवरती हैं उस्मान बुज़दार के, तो किसी ने इतनी बड़ी दीदा और दानिस्ता एक हरकत थप्पड़ मारने को कंडेम नहीं किया, मुजम्मत नहीं की। और वहाँ एक सूबे में जाकर वो फसाद की फजा पैदा कर रहे हैं वफाकी वजीर इत्तलात। उसके बाद आज इस हंगामे से पहले, जबकि उसकी पेशरफ कल ही नजर आ गई थी, लेकिन उन्होंने एक इशारा दिया कि हम नहीं होने देंगे। एक कौमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वफाकी वजीर इत्तलात ये कह रहे हैं और उस पर अमल दरामद होता है। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसा सियासी बेचैनी पैदा करने का मामला नजर आ रहा है कि हुकूमत जो है वाकई कंटेनर पे नजर आ रही है। वरना दुरुस्त कह रहे थे कि ये सिद्दीक साजिद साहब कि ये तो हुकूमत का काम होता है कि भाई आपने बजट प्रपोजल दिए हैं, बजट को डिबेट करवाएं, स्पीकर जो है ईवान को लेके चलता है, पोजीशन को साथ लेके चलता है। ये सारा कुछ जो है आप देखिए बिल्कुल एक डिजाइन के तहत हो रहा है। और अगर आप इसमें देखें तो फवाद चौधरी 2 दिन से 18वीं तरमीम की वापसी को या अच्छा, इस पर शाहीन साहब थोड़ा सा ये आगाह कीजिएगा। ज़ाहिर पीटीआई के हवाले से तो बहुत अरसे से ये बात चल रही है, जो सियासी तौर पर हमने देखा है जिस तरह की लैंग्वेज अब इस्तेमाल होती है। एक तरफ हमें नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर मुसलसल जिस तरह से वफाकी वुज़रा और जो नुमाइंदे हैं वो जिस तरह आपके अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आज हमने ये भी देख लिया कि कौमी असम्बली में भी ये सब कुछ हुआ। आखिर ये जो कोशिश हो रही है गुज़िश्ता कुछ अरसे से, चाहे वो हुकूमत हो, ज़ाहिर पीटीआई एक नई जमात है और जी बिल्कुल उस हवाले से ये बताइएगा कि क्या तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जो आज के बच्चे हैं या फिर जो यंग जनरेशन है वो दूरी रहे इन चीजों से, या फिर और गंदा करना है? जी जी, सियासी जो है अमल को, जो किसी माशरे को आगे ले जाने के लिए एक असम्बली और पार्लिमानी निज़ाम की तो जान होती है एक असम्बली के जरिए। उस सारी असम्बली की तकदीस को, उसके जो है वक़ार को मजरू किया जा रहा है और उसे खुल्लड़बाजी का मैदान, गुंडागर्दी का मैदान बनाया जा रहा है। तो ये बाकायदा एक सियासी अगर लोग होते तो वो परेशान हो जाते कि हम घरों में हम अपने बाल बच्चों के सामने
मेंबरान पार्लियामेंट हैं, कैसे हम अपने बच्चों को मुंह दिखाएंगे, फिर कौम को कैसे दिखाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे बाज अनासर ऐसे हैं जो इस पे शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करते, और मैं हक बजाने दूंगा ये समझने में कि ये एक डिजाइन और तयशुदा मंसूबे के तहत जो है डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, सियासी अमल की तकदीस को क्वेश्चन किया जा रहा है। कि आज कल पंजाब असेंबली में ये हो रहा था, आज सिंध के अंदर जो है जो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है कि मजदूर की तनख्वाह मिनिमम वेज 25,000 रुपए तनख्वाह हो गई, वो तमाम मामलात उन्होंने उड़ा कर रख दिए, जबकि फवाद चौधरी को मालूम था कि सिंध हुकूमत जो है वो तनख्वाहों में इजाफा इस कदर करेगी कि वो मौजूए बहस बन जाएगा, समाज के अंदर ये बात होगी, अवामुन नास ये बात करेगी कि किस सूबे की हुकूमत ने डिलीवर किया है, किसने अवामुन नास की इस महंगाई के आलम में तनख्वाह में इजाफा किया है। इन तमाम चीज़ों को एक प्लानिंग के तहत नॉन इशू बनाकर और डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। मैं तो ये भी समझने में हक बजानिब हूँ कि 2 दिन पहले से जो उन्होंने फवाद साहब ने 18वीं तरमीम को टारगेट किया है कि पैसों का हिसाब दो और ये दो, ये बड़े संजीदा मामलात हैं, ये कोई मामूली मामलात नहीं है। इस कौम के नौजवानों को, अवामुन नास को बदजन किया जा रहा है, बददिल किया जा रहा है सियासी निज़ाम पे, और जो सियासी अमल है, मतलब मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत को मुबारकबाद देनी चाहिए कि मजदूरों की कोई बात नहीं सुनता। यहाँ पर जो है वो ऐसी पॉलिसीज देते हैं जिसमें सनतकार तबके को जो है फायदा मिले, और अगर कोई पहला बराह रास्त इक़दाम हुआ है वो आज की डिबेट में कहीं शामिल नहीं है कि सिंध पहला सूबा है जहां कम अज कम तनख्वाह जो है अवामुन नास की वो 25,000 रुपए फिक्स करने की प्रपोजल आ चुकी है। ये था 20% उन्होंने सियासी जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया, लेकिन डिबेट क्या है, गाली गलोच है। तो इन सारी चीजों पर मुल्क के दानिश्वर तबके को खड़ा होना पड़ेगा। आप भी ये देखिए कि जो पीटीआई के जो संजीदा एमएनए हैं, नूर आलम वगैरह, इन लोगों के बयान आ रहे हैं कि वो ना अपोजिशन के किरदार से मुतमईन नहीं है, तो वो अपनी हुक्मरान पार्टी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये क्या तर्ज अमल है। तो ये पाकिस्तान के मीडिया का रोल बनता है कि वो जुर्रत के साथ इस मुल्क के मामलात को लेते हुए, क्यों कि आज़ादी सहाफत और जमहूरियत जो है एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो हमें पाकिस्तान के अंदर वफाकी पार्लिमानी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम को की हमायत करनी पड़ेगी, और जो जहाँ पर भी जमहूरी इदारों की तकदीस को क्वेश्चन किया जाएगा, पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के दानिश्वरों का फर्ज है कि वो इसकी मजम्मत करें और नाम लेकर मजम्मत करें। मैं ज़ाती तौर पर भी जो है वजीर इत्तलात और वजीर आजम को जिम्मेदार करार देता हूं, और स्पीकर तो ऑलरेडी जो है ज़ाहिरी तौर पर उनका एक किरदार था कि इस मामले को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका शाहीन कुरैशी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अज जेको कुछ कौमी असेंबली में वाज़ह तौर ते नज़र आयो आहे, जंहिंजा वीडियोज़ ऐं फुटेजिस जहिड़े क़िस्म जा साम्हूं आया आहिनि, उन ते यकीनन जेको सियासी अमल आहे उन ते सवाल उथनि पिया। वफ़ाक़ी वज़ीर बीठी अहिड़ियूं हरकतूं कंदे असांखे नज़र आया। न सिर्फ़ु एतिरो पर शाह महमूद कुरैशी पारां इन ॻाल्हि खे इनकरेज कयो वियो, ऐं काल्ह वाज़ह तौर ते शाह महमूद कुरैशी फवाद चौधरी पारां इहो ॿुधायो वियो त अगरि हुकूमत जॾहिं बजट तक़रीर पेश कई त उन वक़्तु अपोज़िशन एहतिजाज कयो त अपोज़िशन लीडर खे बि तक़रीर करणु न ॾिनी वेंदी। इहो मुल्की तारीख़ में पहिरियों भेरो हो जो हुकूमत एहतिजाज करे रही, ऐं न सिर्फ़ु इहो मामिलो एहतिजाज ताईं रहियो। असां ॾिठोसीं उते जहिड़े क़िस्म जी ॿोली इख़्तियार कई वई, ऐं उन सां गॾोगॾु जेके बजट बुक हुआ ऐं जेको आइन वारो बुक हो उहे हिक ॿिए खे हया विया, ऐं जेको ऐवान हो उहो मच्छी मार्केट जो मंज़र पेश कंदो रहियो। केतिरा ई भेरा स्पीकर खे इजलास बि कुझु वक़्त जे लाइ मुलतवी करिणो पियो, पर उन बावजूद बि का बहितरी न आई। न सिर्फ़ु हिन में जेके क़ौमी असेंबली जा मेंबर आहिनि, पीटीआई सां तालुक़ रखंदड़, उहे शामिल हुआ। मुख़्तलिफ़ वफ़ाक़ी वज़ीर असांखे बीठे नारा हणंदे ऐं जेका ॿोली आहे उहा ॻाल्हाईंदे असांखे नज़र आया, जेका ज़ाहिरी तौर ते ॾेखारे बि नथी सघिजे। जेके शयूं हिन वक़्तु सोशल मीडिया ते हलनि बि पियूं, इन्हनि सभिनी शयुनि जो मक़सदु इहो ई आहे त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां सियासत खां माण्हुनि खे परे रखियो वञे, ऐं जेको मुल्क में सियासी निज़ाम आहे उन ते वधीक सवाल उथारिया वञनि। हीउ मामिलो सिर्फ़ु एसि ताईं महदूद न आहे, सोशल मीडिया ते रोज़ जे बयान ते, रोज़ जे बुनियाद ते अहिड़े क़िस्म जी ॿोली
ॾिसंदे नज़र अचे थी। नेक्स्ट प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी बिॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।